अगली सुबह आरोही जब उठी तो उसने देखा उसके डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके थे। आरोही देर रात तक यही सोचती रही कि क्या इस शादी के पीछे कोई साजिश तो नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सबसे पहले इस बारे में शनाया और सैम से बात करने के बारे में सोचा। अरे आरोही बेटा, कहाँ जाने की तैयारी में हो? आरोही के डैड ने देखा कि वो तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली थी। हाय डैड, मैं और शनाया आज सैम से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं, आरोही ने बताया। बहुत अच्छी बात है, बस जल्दी मित्तल परिवार की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाए तो हम आगे की तैयारियां करेंगे। आशुतोष को देखने भी जाना है हमें। राजेश जी काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जितने खुश वो और मिसेस शर्मा हैं, उतनी खुशी अभी आरोही के चेहरे पर नजर नहीं आ रही। देखो बेटा, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो हमें बता सकती हो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, राजेश जी ने आरोही की तरफ देखकर कहा। आरोही की मॉम भी उस वक्त वहीं थी। उन्होंने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आरोही ने खुद ही रिश्ते के लिए हाँ कहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है ना आरोही? उन्होंने आरोही की तरफ देखा। आरोही को अभी भी उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस शादी से खुश हूँ। बस सैम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए परेशान हूँ। मैं और शनाया उससे मिलकर बात करेंगे। आरोही ने सफाई के साथ झूठ बोल दिया था। आरोही की मॉम को ये बात से खुशी थी, लेकिन उसके डैड अभी भी उसकी आंखों में गहराई में छुपे हुए उस सच को तलाश कर रहे थे। अच्छा मॉम, मुझे अब चलना चाहिए, शनाया मेरा वेट कर रही होगी। इतना कहकर आरोही वहां से चली गई। उसे जाता देख राजेश जी ने ममता जी की तरफ देखा और बोले, मुझे भी अब चलना चाहिए, लेट हो जाऊंगा। हमारी आरोही भी ना कितनी भोली है, दूसरों की तकलीफ समझना और उसे खत्म करने के लिए खुद को मुसीबत में डाल लेना उसकी पुरानी आदत है। ममता जी अपनी बेटी आरोही को जाता हुआ देख रही थी। राजेश जी ने ममता जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा आपने, उसे हमेशा दूसरों का ख्याल रहता है। और इतना कहकर उन्होंने एक नजर ममता जी को देखा और फिर बोले, ठीक है, मैं अभी अब चलता हूँ। इतना कहकर राजेश जी जाने के लिए तैयार हो गए। राजेश जी की तरह आशुतोष और अभिनव भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। माया और संजना अपने आगे की प्लानिंग पर काम कर रहे थे। गुरुजी के आने से उनके प्लान पर पहले ही पानी फिर चुका था और अब इस शादी को रोकना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती दी, आपने कहा था आशुतोष मेरा होगा, आप ही के भरोसे पर मैं यहाँ तक आई हूँ। संजना इस वक्त माया के रूम में थी। वो गुस्से में थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी कि गीता जी सुन ले। संजना की बात सुनकर माया ने कहा, इट्स ओके, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा दी, कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाएगी, मैं यहाँ बस मेहमान की तरह रह जाऊंगी। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा, मुझे पहले बता देना था, मैं अपना वक्त बर्बाद करने यहाँ कभी नहीं आती। संजना की आवाज में एक तकलीफ महसूस की जा सकती थी, साथ ही नाकामयाबी का गुस्सा भी। उसकी बातों से अब माया को भी गुस्सा आ गया था। उसने अपनी आवाज को थोड़ा लाउड करते हुए कहा, हो तो तुमसे नहीं पाया संजना, और तुम अब अपनी नाकामी मुझ पर डाल रही हो। आशुतोष को तुम अपनी जाल में नहीं फंसा सकी और अब गलती मेरी। मुझे भी अब यही लगता है, तुम्हें यहाँ बुलाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। माया ने गुस्से में संजना को काफी कुछ कह दिया था, लेकिन फिर अगले पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। संजना माया की बात से आहत होकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माया ने अपनी गलती का एहसास होते ही आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम सिर्फ एक बाजी हारे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरा खेल हार गए हैं। माया ने संजना को चुप कराने की कोशिश की, जिसमें उसे कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। संजना भी माया के गले लगते हुए बोली, प्लीज दी, डू समथिंग, मैं हारना भी नहीं चाहती हूँ। उसकी आवाज ऐसे कहते वक्त काफी नॉर्मल हो चुकी थी। उसमें अब गुस्से की जगह तकलीफ के भाव थे। माया ने उसका चेहरा अपने सामने किया और आंखों में देखते हुए कहा, ये वक्त हम दोनों के लिए मुश्किल है संजना, इसीलिए हमें पैनिक नहीं होना है, सिर्फ अपने एम पर ध्यान देना है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मित्तल हाउस में कोई आया है। बाहर हलचल की आवाज सुनकर माया और संजना दोनों ने अपने रूम से बाहर आकर देखा। हॉल में गुरुजी के आश्रम से उनके शिष्य ब्रह्मानंद जी आए हुए थे। उनके साथ 2 और आश्रम सेवक थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े 2 थाल और उन पर लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ था। मित्तल हाउस का एक नौकर उन्हें आदर सहित बिठाकर गीता जी को बुलाने गया था। संजना ने कहा, दी, ये लोग तो गुरुजी के आश्रम से आए हैं, इसका मतलब जरूर हमारे लिए कोई मनहूस खबर लाए होंगे। माया ने संजना की ओर एक नजर देखा, फिर कुछ नहीं कहा। तभी गीता जी भी अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुंची। प्रणाम महाराज। गीता जी ने पहुंचते ही उन्हें नमन किया। ब्रह्मानंद जी ने बैठे बैठे उन्हें आशीर्वाद दिया। आज प्रातःकालीन आराधना के पश्चात गुरुजी ने एक छोटा सा हवन किया था, उसी का प्रसाद भेजा है।
ऐसा कहकर उन्होंने अपने सेवकों की तरफ इशारा किया। ब्रह्मानंद जी का इशारा पाकर वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़े और पास खड़े घर के 2 नौकरों ने उन दोनों के हाथ से वो बड़े बड़े थाल ले लिए। ब्रह्मानंद जी ने आगे कहा, पूजन के पश्चात गुरुजी ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके सुपुत्र के शुभ विवाह की तिथि तय की है। उन्होंने ऐसा कहते हुए अपने हाथ में रखा एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा उन्हें थमाया, जिस पर हल्दी और कुमकुम के निशान थे और एक लाल रंग का स्वास्तिक भी बना हुआ था। गीता जी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए वो कागज उनके हाथ से ले लिया। कागज देते हुए वो बोले, विवाह इसी महीने होना तय हुआ है। उनकी ये बात सुनकर गीता जी जहाँ खुश हो रही थी, वहीं संजना के लिए ये सब सुन पाना अब मुश्किल हो रहा था। भले वो आशुतोष को ज्यादा वक्त से नहीं जानती थी, लेकिन उसके लिए आशुतोष को पाना एक जुनून सा बनने लगा था। गीता जी ने ब्रह्मानंद जी को धन्यवाद देते हुए घर के नौकरों से कहा, महाराज जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। नहीं गीता जी, आज हमारा व्रत है और पुत्र रक्षा के लिए गुरुजी ने आपको भी कल एक दिन का निर्जला व्रत करने का आदेश दिया है। ब्रह्मानंद जी ने उन्हें गुरुजी की तरफ से जारी हुए आदेश सुनाया। गीता जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसी गुरुजी की आज्ञा महाराज, मैं अवश्य कल पूरा दिन बिना पानी पिए अपने बेटे की रक्षा के लिए व्रत करूंगी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मानंद जी भी अपनी जगह से उठकर जाने के लिए खड़े हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा, और गुरुजी के वचनों का ध्यान रखिएगा गीता देवी, वर और वधू विवाह से पूर्व एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। गुरुजी की बात उन्हें दोबारा से याद दिलाकर वो सभी वहां से चले गए। संजना और माया ऊपर खड़े उन सब की बातें ध्यान से सुन रहे थे। संजना ने उन सब के जाते ही काफी देर से रोक रहे अपने आंसुओं को बहने दिया और माया को गले लगाते हुए कहा, अब क्या होगा दी? शादी तो इसी महीने होगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। माया ने प्यार से संजना के सर पर हाथ फेरा और मन में कहा, हमारा नहीं तुम्हारा प्लान संजना। मेरा प्लान इस घर में किसी आरोही के आने से फेल नहीं हो सकता। मैं मित्तल खानदान के असल वारिस को उसका हक, उसकी दौलत दिलाकर रहूंगी। और ऐसा सोचते हुए माया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उधर आरोही जैसे ही शनाया के घर पहुंची, शनाया ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। अचानक कॉल किया आरोही, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? शनाया के सवालों में फिक्र साफ झलकती थी। आरोही खुद भी अजीब कंडीशन में थी फिलहाल। उसने शनाया से ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और कहा, मैं सब समझाती हूँ, फिलहाल हमें सैम के पास जाना है। सैम के पास? लेकिन क्यों? इतने दिनों के बाद? हमारी तो उससे कब से मुलाकात नहीं हुई है। वो मुंबई में ही है क्या? शनाया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आरोही इस बीच सैम से मिलने भी जा चुकी थी। आरोही को भी ये बात अभी याद आई जब शनाया ने उससे ऐसा कहा था। उसने शनाया से कहा, मैंने सैम से बात कर ली है, हमें उसके पास चलना चाहिए। शनाया भी उसकी बात से एग्री हो गई और दोनों शनाया की मॉम से कहकर सैम के घर की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते उसने शनाया को ये नहीं बताया कि वो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। जब वो लोग सैम के घर पहुंचे तो शनाया की कॉलेज टाइम की यादें ताज़ा हो गई। वो दोनों सैम के घर इससे पहले कॉलेज टाइम में आया करते थे और कई बार उसकी हाउस पार्टी में भी शामिल हुए थे। सैम का घर एक बड़ा व्हाइट कलर का बंगलो था जो देखने में ताजमहल की तरह दिखता था। चारों तरफ हरे भरे बागीचे, पीसफुल माहौल, साथ ही लग्जरी की कोई कमी नहीं थी। सैम ने उन दोनों को जैसे देखा वो दौड़कर उनके पास चली आई। क्या बात है आरोही, तुमने कल रात भी कॉल कट कर दिया था, अभी भी कुछ नहीं बताया। ओह हाय मिस डम्बो, हाउ आर यू? सैम कभी कभी शनाया को प्यार से मिस डम्बो बुलाती थी। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली सैम, शनाया ने सैम को हक करते हुए कहा। ओके प्लीज, ये मीटअप हम बाद में कर सकते हैं, आरोही ने दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहा। सैम और शनाया ने एक साथ सॉरी कहा और तीनों उसके रूम में पहुंच गए। ओके क्या हुआ अब बताओ, शनाया ने रूम में पहुंचते ही पूछा। आरोही ने जवाब में सैम की भेजी हुई लास्ट नाइट वाली पिक शनाया को दिखाई। सैम को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन शनाया ने जब उस फोटो को देखा उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। ये तो मॉल वाला, ये वही है ना? ये सैम को कैसे जानता है? शनाया ने पूछा। सैम ने शनाया से कहा, ये तो आशुतोष मित्तल है, मित्तल ग्रुप का मालिक। सैम की बात सुनकर शनाया की आंखें खुली रह गई। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई बताएगा क्या बात है? ये वही है ना जिससे आरोही की शादी की बात चल रही थी? सैम और शनाया दोनों अपने अपने कंफ्यूजन में थी। फिर शनाया ने कहा, ओके वेट, मतलब ये आशुतोष है और यही वो मॉल वाला है और इसी से आरोही की शादी होने वाली है। आरोही ने शनाया की तरफ हाँ में सिर हिलाया। ओके मैं बताती हूँ, शनाया ने कहा और फिर उसने सैम को उस दिन मॉल वाली पूरी बात बताई। शनाया की बात पूरी होने के बाद सैम के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। ओह माय गॉड, वेट, मतलब तुमने आशुतोष मित्तल को, मोस्ट एलिजिबल बैचलर को मॉल में सबके सामने, कांट बिलीव।
सैम को जैसे कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज मिली थी। वो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए कह रही थी। आरोही उन दोनों के बीच अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देख देख कर अब बोर होने लगी थी। उसने उन दोनों को शांत करने के लिए कहा, ओके लिसन गर्ल्स, यहाँ मैं भी हूँ और प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तुमने उसे सबके सामने मारा था आरोही, सैम ने कहा। यही तो प्रॉब्लम है सैम। लिसन, उस दिन मॉल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से आशुतोष ने डैड से शादी की बात की। ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? आरोही ने सैम को अपनी प्रॉब्लम समझाते हुए कहा। तो क्या लगता है तुम्हें? सैम ने इस बार अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसकी बात ठीक से सुनी। आरोही ने उसे बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके, तो तुम्हें लगता है कि आशुतोष ने ये सब तुमसे नाराज होने की वजह से किया है और अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं? सैम ने कहा। शनाया उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रही थी। उसने बीच में कहा, इसका मतलब हमारी आरोही मुसीबत में है? सैम ने अब शनाया को परेशान होते देखा, थोड़ी मस्ती करते हुए कहा, हाँ शनाया, ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहो। शादी की पहली रात पति ने पत्नी को छत से फेंक दिया या फिर कुल्हाड़ी से काट दिया। सैम की बात सुनकर शनाया और ज्यादा परेशान हो गई। सैम को हल्की हल्की हंसी आने लगी थी जिसे वो दबा रही थी। ओके सैम, स्टॉप इट यार, मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ और तुम लोग। आरोही ने सैम को थोड़ा लाउडली कहा। सैम पहले तो एक बार खुलकर हंसी, फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, ओके सॉरी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है आरोही? तुम ना मिस डम्बो के साथ कुछ ज्यादा ही रहती हो, उसी के जैसे रिएक्ट कर रही हो। सैम की बात सुनकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। आरोही ने पूछा, मतलब ये है कि जस्ट लुक एट यू, तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई भी तुम पर फिदा हो सकता है। आशुतोष ने तुम्हें मॉल में देखा और दिल दे बैठा। तुम्हें पता भी है उसका आज तक किसी लड़की के साथ अफेयर भी नहीं रहा है। पूरे शहर की लड़कियां उस पर जान छिड़कती है और वो तुम्हें पहली नजर में दिल दे बैठा है, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। इडियट, डैम, यू आर सो लकी। सैम की पूरी बात सुनकर आरोही और शनाया दोनों सोच में पड़ गई। अब उन दोनों को भी सैम की बात में लॉजिक लगने लगा था, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। शनाया ने सैम की तरफ देखकर पूछा, तो क्या ये पहली नजर का प्यार जैसा है? सैम ने अपने दोनों हाथ शनाया की तरफ खोलते हुए कहा, एग्जैक्टली शनाया, और दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। आरोही के पिता शाम को जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले आज दिन में हुई अभिनव और उनकी बात के बारे में मिसेस शर्मा को बताया। उनकी बात सुनकर मिसेस शर्मा का रिएक्शन वैसा ही था जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? क्या आरोही अपने होने वाले हस्बैंड को देख भी नहीं सकती? मिसेस शर्मा को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि राजेश जी उनसे सच कह रहे हैं या एक मजाक है। मुझे मालूम था इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो मुझे पता चला ये सब ठीक ही है। राजेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तो आपका मतलब ये है कि उनके गुरुजी ऐसा चाहते हैं, इसीलिए उनकी ये शर्तें मान ली जाए? मिसेस शर्मा ने राजेश जी से पूछते हुए कहा, अभिनव जी ने मुझे सब कुछ बताया। वो लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करने से आशुतोष जी और आरोही की आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी। राजेश जी ने उनका जवाब दिया। असल में अभिनव ने राजेश जी को पूरी बात नहीं बताई थी। उन्हें सिर्फ उतना ही पता था जितना कि गीता जी या बाकियों को पता था। अभिनव ने उन्हें बताया था कि ग्रहों के दोष की वजह से गुरुजी ने ऐसा कहा है और वो ग्रह शांति के लिए पाठ भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये सब ठीक है या नहीं, लेकिन अगर ये सब आरोही के भविष्य के लिए है और उनकी आने वाली लाइफ इससे और बेहतर हो सकती है तो यही सही। मैं आरोही से बात करूंगा इस बारे में, आप फिक्र मत कीजिए। मिसेस शर्मा ने अपने पति राजेश शर्मा को इस बात का यकीन दिलाया कि वो आरोही को समझा देगी। राजेश जी ने उनसे कहा, अभिनव जी ने ये आशुतोष की फोटो भेजी है। गुरुजी के कहे अनुसार दोनों एक दूसरे से ना मिले, लेकिन आरोही ने अभी तक आशुतोष को देखा भी नहीं है, इसी वजह से आशुतोष की फोटो भेजी है उन्होंने। राजेश जी ने अपने साथ लाए हुए एक लिफाफे को मिसेस शर्मा की ओर बढ़ा दिया। आरोही अभी तक आई नहीं? राजेश जी ने देखा कि शाम के 7 बज चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और ममता जी ने कहा, लो, नाम लिया और आ गई आपकी लाडली। दोनों इस बात पर मुस्कुरा दिए। राजेश जी ने वो लिफाफा ममता जी को दे दिया और दरवाजा खोलने के लिए चले गए। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा सामने आरोही थी। आरोही सैम के घर से वापस आ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खुशी थी।
अनुकल्प के साथ ब्रेकअप के बाद ये उसके लिए पहला मौका था जब किसी ने उसके दिल में जगह बनाई थी। अगली सुबह मित्तल हाउस में ये एक आम सी सुबह थी, जैसी हर रोज हुआ करती है। अभिनव सोकर उठे और अपनी कॉफी लेकर गार्डन एरिया में बैठे थे। उन्होंने हर रोज की तरह अखबार उठाया और उसमें फ्रंट पेज पर छपी एक खबर ने उनके होश उड़ा दिए। उनके हाथ से कॉफी मग गिरते गिरते बचा। अखबार के पहले पेज पर खबर छपी थी, मशहूर बिजनेस टाइकून आशुतोष मित्तल अपने एम्प्लॉय की बेटी से शादी करने जा रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में कैसे आई? इसके बारे में तो अभी किसी को भी नहीं बताया गया, तो ये न्यूज पब्लिक कैसे हो सकती है? उन्होंने मन में सोचा। ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जहां तक अभिनव को पता था, राजेश जी ने भी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। तभी उन्हें लगा कि बाहर की तरफ से कुछ आवाजें उनके कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ बहुत सारे लोग एक दूसरे से या तो बातें कर रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं। उन्होंने एक नौकर को आवाज देते हुए कहा, ये किस तरह का शोर है बाहर? वो नौकर उनके पास आया, सर झुकाकर खड़ा हो गया। सर, वो बाहर की तरफ बहुत सारे न्यूज वाले आए हैं और आपके और आशुतोष सर के बारे में पूछ रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि अगर उनकी तरफ से या आशुतोष की तरफ से ये सब किया गया होता तो प्रॉपर सभी मीडिया को इस बारे में जानकारी देते। लेकिन वो सब सिर्फ एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा था, जिसे आज से पहले उन्होंने कभी टेबल पर देखा भी नहीं था। पहले उन्हें लगा कि ये न्यूज़पेपर शायद गलती से आ गया है। उन्होंने अपनी टेबल पर देखा तो रोज की तरह हर न्यूज़पेपर वहां थे, लेकिन ये पेपर एक्स्ट्रा था। उन्हें समझते देर न लगी, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। आखिर कौन कर सकता है ये सब, और वो भी हमसे बिना पूछे? अभिनव ने मन में सोचा। उन्होंने उस पूरी खबर को पढ़ा। उसमें कहीं भी इस बात को पुख्ता नहीं किया गया था और हेडलाइन के बाद एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था। तब तक बाहर की तरफ से आने वाली आवाजें तेज होने लगी थी। सर, मीडिया वालों को क्या कहना है? पास खड़े नौकर ने उनसे पूछा। अभिनव को ध्यान ही नहीं था कि वो नौकर काफी देर से उनके पास खड़ा है, उनके आदेश का इंतजार कर रहा है। उनमें से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अभिनव ने उसे आदेश दिया और जल्दी से उठकर घर के अंदर चले गए। अभिनव बेटा, ये बाहर शोर कैसा है? गीता जी ने सीढ़ियों से उतरते हुए अभिनव को हॉल की तरफ आते देखा और पूछ लिया। तब तक वहां आशुतोष भी आ चुका था। मैंने भी सुबह सुबह इतना शोर सुना, क्या हो रहा है बाहर? आशुतोष को भी अभी कुछ जानकारी नहीं थी। अभिनव ने देखा कि उसकी मॉम कुछ परेशान सी दिख रही है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी मॉम को दोनों हाथों से पकड़कर आराम से सोफे पर बैठाया। वो अखबार दिखाया। आशुतोष ने भी उस न्यूज को देखा और फिर अभिनव से पूछा, ये सब कैसे हुआ भैया? कुछ नहीं पता, इस छोटे से पेपर वाले की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसे ये सब कैसे पता चला? मैं नहीं जानता, अभिनव ने आशुतोष से कहा। कहीं राजेश जी ने ये सब तो? गीता जी ने अचानक कहा, लेकिन तभी अभिनव का मोबाइल बज उठा। उन्होंने देखा कि राजेश जी का ही कॉल था। उन्होंने कॉल पिक किया। हेलो अभिनव जी, हमारे घर के बाहर न्यूज वालों की भीड़ लगी हुई है। सब शादी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या आपने इन्हें भेजा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजेश जी की आवाज में तनाव था। अभिनव को उनकी बातों से पता चल गया था कि उन्होंने भी इस खबर को लीक नहीं किया था। राजेश जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। आप बस कुछ देर संभालिए वहां पर सब, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन सब के बारे में। अभिनव ने तुरंत कॉल कट किया और गीता जी की ओर देखने लगे। क्या हुआ, क्या बोले राजेश जी? अभिनव की मॉम ने उनसे पूछा। कॉल उठाते ही अभिनव ने राजेश जी का नाम लिया था, इसीलिए बाकियों को भी पता चल गया था कि ये कॉल किसका था। अभिनव ने गीता जी की तरफ देखा और बोले, उनके घर के बाहर भी यही हाल है। पता नहीं कैसे ये न्यूज लीक हो गई, लेकिन ये तो तय है उन्होंने ये सब नहीं किया है, और वो ये सब करेंगे भी क्यों? अभिनव ने इसके बाद आशुतोष की तरफ देखा और कहा, वो लोग भी लगता है इन मीडिया वालों से परेशान हैं, हमें कुछ करना होगा। आशुतोष उनकी बात को समझ गया था। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया। आशुतोष ने एक नंबर डायल किया और बात करने लगा। अभिनव और गीता जी वहीं बैठ गए। वहीं ऊपर सीढ़ियों की तरफ अपने रूम के सामने खड़ी माया ये सब देख रही थी। आरोही और उसके डैड दोनों ही पिछले आधे घंटे से अपने डोर पर नॉक की आवाज सुनकर परेशान हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, मिसेस शर्मा भी अब पैनिक होने लगी थी। मॉम, आप पानी पीजिए, कुछ नहीं ये सब, मैं संभालती हूँ। अभिनव सर ने क्या कहा डैड? अभिनव अपनी मॉम को परेशान होते देख घबरा गई थी। राजेश जी ने आरोही को अभिनव के साथ हुई बात के बारे में बताया और कहा कि वो सब संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे डैड? क्या जरूरत थी उन लोगों को इस तरह से अचानक से प्रचार करने की? वो लोग हमें बता सकते थे इसके बारे में। अब देखिए, घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है। आरोही को भी अब गुस्सा आने लगा था। नहीं बेटा, ये सब उन्होंने नहीं करवाया। राजेश जी ने आरोही को समझाते हुए कहा, उन लोगों ने नहीं किया तो किसने किया होगा? उनकी और हमारी फैमिली के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता।
और जब हम लोगों ने ये सब नहीं किया तो फिर उन्होंने ही किया होगा, है ना? आरोही इस वक्त काफी तेज गुस्से में थी। तभी अचानक आरोही ने देखा उसकी मॉम को काफी तेज पसीना आने लगा था। वो तेज तेज सांसें लेने लगी थी। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। मॉम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आरोही ने घबराते हुए अपनी मॉम की तरफ देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। ये सब क्या हो रहा है? मिसेस शर्मा ने संभलते हुए कहा। आरोही ने उनके माथे पर आया पसीना पोंछा। उससे घबराहट हो रही थी कि कहीं उसकी मॉम की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। तभी राजेश जी और आरोही दोनों ने घर के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज सुनी। ये गाड़ियों की आवाज कुछ अलग ही थी, जैसे कि एक साथ कई गाड़ियों ने ब्रेक लगाया हो। राजेश जी उठे और उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। 5 ब्लैक स्कॉर्पियो एक साथ बड़ी स्पीड के साथ आकर रुकी। उनमें से रवि और उसके सारे गन वाले सिक्योरिटी गार्ड उतरे। रवि ने गाड़ी से उतरते ही देखा वहाँ काफी सारे मीडिया वाले कैमरा लेकर खड़े थे और 1-2 रिपोर्टर शर्मा जी के घर का दरवाजा पीट रहे थे। रवि के सारे गार्ड्स फैल गए और रवि दरवाजे के पास पहुंचा। उनकी गाड़ियों के इतने तेज रुकने की वजह से सभी का ध्यान अब उनकी तरफ था, लेकिन एक रिपोर्टर उनको देखने के बाद दोबारा दरवाजे को नॉक करने लगा। वो शायद रवि की हिस्ट्री जानता नहीं था। रवि गुस्से में उस रिपोर्टर के पास पहुंचा, उसे कॉलर से पकड़ लिया। यस, उस रिपोर्टर ने थोड़ा अनजान बनते हुए कहा, जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो और उसे पता न था। रवि ने उसे घूर कर देखा। उस वक्त बाकी सारे रिपोर्टर्स शांत हो चुके थे। वो रिपोर्टर जिसकी कॉलर रवि ने पकड़ के रखी थी, जरूरत से ज्यादा ही दुबला पतला था। उसने चेक शर्ट पहनी हुई थी जो काफी सस्ते ब्रांड की थी। आंखों में चश्मा भी लगाया हुआ था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपको क्या चाहिए? हम यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं और आप मीडिया पर्सन की इस तरह से कॉलर नहीं पकड़ सकते। उस दुबले से रिपोर्टर ने रवि को धमकाते हुए कहा। वो रवि को अपने मीडिया की पावर से डराना चाहता था। उसे पता था कि इतने सारे रिपोर्टर्स और कैमरा के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका ये अनुमान जल्दी ही गलत साबित हो गया। जब रवि ने अपने हाथ से उस रिपोर्टर को दीवार की तरफ धकेला, उस रिपोर्टर की पीठ दीवार से चिपक गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रवि ने अभी भी उसकी कॉलर पकड़ी हुई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? वो रिपोर्टर चिल्लाया। वो शायद और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, रवि ने उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। रवि ने उसे दीवार से चिपके हुई उसके हाथ से पकड़कर हवा में लटका दिया था। छोड़ो मुझे, बचाओ! वो रिपोर्टर अब चिल्लाने लगा था। उसने देखा रवि के साथ आए हुए सभी लोगों ने बाकी मीडिया वालों को संभाला हुआ था और इस बात का ध्यान रखा था कि इस घटना का कोई भी वीडियो ना बना सके। राजेश जी ने भी ये सब खिड़की से देखा। अब तक मोहल्ले के काफी सारे लोग जमा हो चुके थे। बिना बात का वहाँ तमाशा बन गया था। अब तक कोई भी ये नहीं जानता था कि ये खबर लीक कैसे हुई। उस रिपोर्टर के साथ आए हुए कैमरामैन ने देखा किसी भी कैमरे को ये सब शूट करने से उन आदमियों ने रोका हुआ था। उसने किसी तरह कोशिश करते हुए अपना कैमरा ऊपर की तरफ किया और रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगा। जैसे उसे हरकत करते हुए रवि ने एक आदमी को देखा, वो दौड़ कर आ गया है। उसने कैमरे को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। उस बेचारे रिपोर्टर का लाखों का कैमरा अब चकनाचूर हो गया था। उस रिपोर्टर की पहली ही हालत खराब थी। रवि ने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में लटकाया हुआ था और उसी हालत में जब उसे अपना कैमरा इस तरह बिखरते देखा, वो छटपटा उठा। वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। रवि ने कुछ सेकंड बाद उसे छोड़ दिया। उसे शायद सबक मिल चुका था। रवि ने अपने हाथों को ढीला कर दिया और वो रिपोर्टर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसने अपने टूटे हुए कैमरे की तरफ दौड़ लगा दी। रवि ने इसके बाद एक नजर घूरकर उन सभी रिपोर्टर्स को देखा। वो इस वक्त बेखौफ और खतरनाक लग रहा था। इसके बाद उसने राजेश जी के घर के दरवाजे पर नॉक किया। राजेश जी खिड़की से पहले सब कुछ देख चुके थे। उन्होंने रवि को डोर नॉक करते हुए देखा तो तुरंत दरवाजा ओपन किया। रवि उनके घर में दाखिल हुआ। उसके बाकी सभी आदमियों ने ध्यान में रखा कि कोई भी रिपोर्टर आगे ना आने पाए। ये सब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रवि, ये लोग अचानक यहाँ कैसे? राजेश जी ने रवि को देखा तो उनकी जान में थोड़ी जान आई, लेकिन वो अभी भी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। रवि उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन दोनों ने आरोही की चिल्लाने की आवाज सुनी। डैड, जल्दी आइए! मॉम, क्या हुआ आपको? मॉम! आरोही की आवाज सुनकर राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा। आरोही अभी भी अपनी मॉम को संभालने में लगी हुई थी। राजेश जी ने पास जाकर देखा, उनकी वाइफ ममता जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उनके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। रवि भी उनके पास आ गया। मॉम, क्या हुआ आपको? प्लीज आंखें खोलिए। आरोही चीखे जा रही थी। ममता, आंखें खोलो, क्या हुआ? राजेश जी भी घबरा गए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने रवि की तरफ देखा और चिल्लाए, डॉक्टर डॉक्टर, हमें इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रवि के पीछे पीछे उसके 2 आदमी भी अब तक वहां आ चुके थे। रवि ने भी बिना वक्त गवाए उनकी हेल्प से ममता जी को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं।
रवि ने राजेश जी को देखते हुए उन्हें समझाया और फिर तुरंत वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से वहां निकल पड़े, हॉस्पिटल की तरफ। सभी लोग ममता जी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकल चुके थे और इसी बीच कई रिपोर्टर्स ये कैमरे से सब रिपोर्टिंग के लिए रिकॉर्ड कर चुके थे। आशुतोष और आरोही की शादी की खबर दोपहर तक पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल में सिर्फ इसी बात की चर्चा थी। न्यूज वालों ने तो एक्सपर्ट पैनल के नाम पर बेरोजगार टीवी सेलिब्रिटीज को बुलाकर इस डिबेट को शुरू भी कर दी थी। कुछ सफेद बाल वाले नए नए एक्सपर्ट्स अपनी राय देने के लिए पैनल में आ गए थे। राय देने क्या, बस बहस करने। कुल मिलाकर मुंबई में सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक सिर्फ यही एक चर्चा थी। इन सब से दूर आरोही और उसके पिता इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे। आरोही की मॉम एक बार फिर से आईसीयू में थी और आरोही उनके पास बैठ बस यही इंतजार में थी कि बस एक बार वो अपनी आंखें खोलकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दे। पिछले 2 घंटे से जब से वो लोग रवि के साथ यहाँ आए थे, आरोही अपनी मॉम के पास से हिली भी नहीं थी। कुछ देर के बाद आरोही के डैड राजेश जी अंदर आए, उनके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, इस तरह बैठे बैठे तुम और पैनिक हो जाओगी बेटा, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अब सब ठीक है, तुम कुछ देर बाहर जाकर रेस्ट कर सकती हो। नो डैड, मुझे बस मॉम के पास बैठना है। आरोही ने आंखों में आंसू लिए उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। वो फिर से अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बैठ गई। इस हॉस्पिटल का स्टाफ और यहाँ के लोग हमेशा अलर्ट रहते थे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखते थे। जैसे ही वो लोग यहाँ आए थे, हॉस्पिटल वालों ने बिना किसी देरी के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, उन्हें ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। अभिनव मित्तल का कॉल उन्हें पहले ही आ चुका था क्योंकि रवि ने घर से निकलते वक्त उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अभिनव ने ही रवि को इस हॉस्पिटल का सजेशन दिया था। नतीजा ये रहा कि मिसेस शर्मा की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन फिलहाल वो बेहोशी की हालत में थी। राजेश जी ने प्यार से आरोही के सर पर हाथ फेरा और बोले, शनाया भी काफी देर से बाहर बैठी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ बैठना चाहिए। और फिर मैं हूँ ना यहाँ पर। आरोही के पिता जानते थे कि अगर आरोही शनाया के साथ कुछ देर रहेगी तो उसे काफी राहत मिलेगी। उन्होंने आरोही को जिद करके बाहर भेज दिया और खुद वहाँ बैठ गए। आरोही ने आईसीयू के बाहर आकर देखा, रवि और उसके कुछ आदमी अभी भी वहाँ थे। उन्होंने मीडिया और कुछ अननोन पर्संस को वहाँ से दूर रखा था। अभिनव के कहने पर हॉस्पिटल वालों ने भी उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा था। मिसेस शर्मा के लिए स्टाफ भी चुन के रखा गया था। हर किसी को वहाँ आने की अनुमति भी नहीं थी। आरोही ने देखा शनाया वहाँ सामने वेटिंग एरिया में बैठी थी। आईसीयू का गेट खुलते ही शनाया ने उस तरफ देखा और आरोही को देखकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आरोही ने शनाया की तरफ दौड़ लगाई, उसके पास पहुंची। आरोही की आंखें इस वक्त नम थी, लेकिन जैसे ही वो शनाया के पास पहुंची, उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने शनाया को गले लगा लिया और रोने लगी। शनाया भी उसकी पीठ पर प्यार से धपकी देते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। इस खबर ने जहाँ पूरी मुंबई में एक अलग माहौल बना के रखा था, वहीं सूरज और सिंघानिया भी इस न्यूज को सुनकर हैरान थे। संजय सिंघानिया इस वक्त अपने ऑफिस में थे। उनके सामने सूरज बैठा था। संजय सिंघानिया के केबिन में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और किसी को भी वहाँ बिना परमिशन आने की मनाही थी। क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया था पहले? कौन है ये लड़की? आशुतोष मित्तल के साथ क्या है इसका संबंध? संजय सिंघानिया ने अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम करते हुए सूरज से पूछा। नहीं डैड, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मित्तल ग्रुप की तरफ से इस खबर को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं आया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई भी है। न्यूज वाले फिजूल में इतना ड्रामा करते हैं। सूरज ने बड़ी बेफिक्री के साथ संजय सिंघानिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा। सूरज ने इस वक्त एक हल्के ब्लैक कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा था। वो शायद इसीलिए कि रात के नशे का असर अभी तक उसकी आंखों में दिखाई दे सकता था और वो इस तरह की रिस्क अपने पिता के सामने लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। संजय सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा और फिर टीवी की तरफ इशारा करते हुए इससे कहा, तो तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है? सुबह की चाय से लेकर शुरू हुआ ड्रामा दोपहर के लंच तक खत्म नहीं हुआ और जाने कितने दिन से ये दावत चलेगी। तुम्हें ये सब अभी भी ड्रामा लगता है? संजय सिंघानिया की आवाज थोड़ी लाउड थी। सूरज ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ा रुककर बोला, मुझे लगता है ये कोई नई बिजनेस टेक्निक है मित्तल्स की। सूरज ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी राय दे रहा था। उसे जो कुछ भी समझ आया उसने कह दिया। अगर ऐसा है तो पता करो, आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं।
संजय सिंघानिया ने सूरज को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा और एक फाइल ओपन करके उसके पेजेस उलटने लगा, जैसे वो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। सूरज ने अपनी जगह से उठते हुए ओके डैड कहा और बाहर की तरफ आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया जहां नया पर्सनल असिस्टेंट मनीष राठौड़ उसका इंतजार कर रहा था। आशुतोष इस समय मित्तल हाउस में था। वो अपने ऑफिस भी नहीं गया था, या यूं कहे कि अभिनव ने उसे आज ऑफिस जाने से मना किया था। अभिनव जानते थे आशुतोष अगर ऑफिस पहुंचा तो किसी भी किस्म का बवाल हो सकता है, मीडिया वाले उसे परेशान कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समीर से कुछ दिन ऑफिस का काम संभालने के लिए कह दिया था। आशुतोष घर पर जरूर था, लेकिन शांत नहीं बैठा था। वो अपने कॉन्टेक्ट्स यूज कर रहा था ताकि इस मामले की जड़ तक पहुंच सके। वो किसी के साथ कॉल पर था। इसके अलावा और कोई जानकारी? कॉल पर बात करते हुए उसने कहा। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद वो कॉल की दूसरी तरफ के शख्स से कुछ जानकारियां लेने लगा। फिर बोला, आर यू श्योर कि वो जो कह रहा है वो सही है? अगर ऐसी बात है तो फिर कोई और तरीका अपनाओ, मुझे सच चाहिए। इतना कहकर आशुतोष ने अपना मोबाइल रख दिया। वो सभी अपने अपने लेवल पर यही पता करने की कोशिश में थे कि आखिर ये सब मीडिया में लीक कैसे हुआ, वो भी इतने अनप्लान्ड तरीके से। आशुतोष को इस बात का बुरा भी लग रहा था कि उसकी पब्लिक इमेज की वजह से इतना बवाल हुआ है। मिसेस शर्मा आज इस हालत में है। वहीं माया अपने कमरे में संजना के साथ बैठी हुई थी और उनके हाथ में शैंपेन की ग्लास थे। कम ऑन दी, अब बस भी करो। संजना ने दोबारा ग्लास भरते देखा और कहा, इट्स सेलिब्रेटिंग टाइम संजना, बस कैसे करूं? माया थोड़ा थोड़ा होश खो रही थी, लेकिन फुल मूड पे थी। वो तो है दी, लेकिन आपने ये सब किया कैसे, और इन सब से फायदा क्या होगा? संजना ने माया से कहा। फायदा वो तो तुम देख ही सकती हो संजना, कैसे उस बेवकूफ लड़की की माँ हॉस्पिटल में पड़ी है। इतना कहकर माया हंसने लगी। माया की बातों से साफ जाहिर था कि जो कुछ तमाशा हुआ था वो सब माया का रचा हुआ खेल था। लेकिन उसने ये सब किया कैसे, वो भी बिना किसी की नजर में आए? ये सब तो एक पहेली था। लेकिन फिलहाल माया और संजना दोनों के लिए एक अच्छी खबर थी। दोनों के मकसद भले ही अलग थे, लेकिन रास्ता दोनों ही के लिए आशुतोष की बर्बादी से होकर गुजरता था। और अब तो उन दोनों की लिस्ट में आरोही का नाम भी जुड़ गया था, जबकि आरोही को इन सब से कोई लेना देना भी नहीं था। गुरुजी की बात सच हो रही थी। आशुतोष की वजह से अब आरोही भी मुसीबत में फंसने जा रही थी। ओके दी, जो भी है, अब आप बस करो। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई भी आपको इस हालत में देखकर खुश होगा। अगर इस वक्त आपको किसी ने सेलिब्रेट करते देख लिया ना, बिना किसी शक के उसे पता चल जाएगा आपके इस कांड के बारे में। संजना ने माया के साथ हंसी में अपनी हंसी मिलाई, लेकिन साथ ही वो अब सावधान भी रहना चाहती थी। जस्ट रिलैक्स डार्लिंग, सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन मैं अपनी मंजिल से भटकी नहीं हूँ। ये सिर्फ एक पड़ाव है। अब ये आगे आगे देखो कैसे मैं उस बेवकूफ लड़की आरोही को बर्बाद करती हूँ। माया ने अपने ग्लास से एक सिप लेते हुए कहा। ऐसा कहते हुए इसकी आंखों में बहुत से राज एक साथ तैर गए थे। उसका हर एक शब्द किसी एक चाल की ओर इशारा कर रहा था। दूसरी तरफ अभिनव मित्तल अपनी कार से कैंडी ब्रीच हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के बड़े से एंट्रेंस के पास ही जैसे उनकी कार रुकी, वहां खड़े न्यूज रिपोर्टर्स में हलचल मचने लगी। सभी अभिनव को देखकर उस तरफ दौड़ पड़े। हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। पत्रकारों को इसी तरफ आता देख अभिनव की सुरक्षा में तैनात सभी गार्ड सतर्क हो गए। तब तक रवि भी वहां पर आ चुका था। इस बार पत्रकारों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी और वो लोग लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी वजह से रवि के लिए अब उनको रोकना इतना आसान नहीं था जितना आसानी से उसने आरोही के घर के सामने उन्हें रोक लिया था। रवि ने देखा आरोही के घर के सामने का पत्रकार भी वही था, वही दुबला पतला सा चश्मा पहने, और इस बार उसके कैमरामैन के पास एक नया कैमरा था। और यही वो आदमी जो खुद को पर्सनल बॉडीगार्ड बताता है और जिसने न सिर्फ मुझ पर बल्कि पूरे रिपोर्टर्स की कॉम पर हमला किया है। आज सुबह किस हक से हम पर अटैक किया, यही पूछता है भारत। जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। हम जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। वो रिपोर्टर इस वक्त बौखलाया हुआ था और बेवजह की बकबक कर रहा था, जिस पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं था। रवि और उसके आदमी पूरी जी जान से उन पत्रकारों से बचाकर अभिनव को हॉस्पिटल ले जाने में लगे थे और रिपोर्टर्स सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। मिस्टर मित्तल, क्या बताने चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है? मिस्टर मित्तल, आखिर आशुतोष मित्तल की और उस लड़की की शादी की अफवाहों में कितनी सच्चाई है? न्यूज़पेपर वालों का दावा है कि उनके पास सबूत है। आप इनकार नहीं कर सकते। आपको मीडिया के सवालों के जवाब देना चाहिए मिस्टर मित्तल। रिपोर्टर्स उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। एक छोटी सी खबर को देशव्यापी खबर बताकर बेचने वाला पूछता है भारत कहकर खुद से चीख रहा था। अभिनव इन सब के चलते हॉस्पिटल के अंदर चले गए। हॉस्पिटल वालों के लिए इस तरह का बाहर मीडिया का जमा होना बहुत बड़ी बात नहीं थी,
क्योंकि काफी सेलिब्रिटीज वहां आते रहते थे, लेकिन आज उनके लिए भी ये सब संभालना मुश्किल था। अभिनव कड़ी सुरक्षा के साथ आईसीयू की तरफ पहुंचे, जहां बाहर आरोही और शनाया बैठे थे और राजेश जी इस वक्त अंदर मिसेस शर्मा के पास बैठे थे। अभिनव को आया देख आरोही और शनाया अपनी जगह से खड़े हो गए। आरोही की अभिनव से ये दूसरी मुलाकात थी और शनाया की पहली। इससे पहले उन दोनों ने अभिनव को सिर्फ बिजनेस मीट में या फिर न्यूज में ही देखा था। ये सब क्या है अभिनव सर? आरोही ने उनके पास आते ही पूछा। अभिनव परेशान जरूर थे, लेकिन वो काफी शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आरोही से कहा, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है। अभिनव शायद कहना चाहते थे कि वो एक परिवार के सदस्य की तरह है, इसीलिए उन्हें सर कहकर ना पुकारा जाए, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहते इससे पहले आरोही बेफर पड़ी। इतने तमाशे के बाद तो कोई भी आपको इज्जत से नहीं बुलाना चाहेगा। क्या जरूरत थी इन सब की? बिजनेस में थोड़े से फायदे के लिए, क्या फिर अपनी मीडिया इमेज को बनाने के लिए? क्या हर अमीर इंसान इसी तरह मिडिल क्लास लोगों को यूज करता है? आरोही इस वक्त गुस्से में थी और अभिनव को बुरा भला कह रही थी। अभिनव समझ सकते थे आरोही इस वक्त अपने होश में नहीं थी, उसे गलत शक हो रहा था। ये सब उन लोगों ने किया है, वो भी जानबूझकर। उन्होंने अपनी शांत और सुलझी हुई आवाज में आरोही से कहा, तुम गलत समझ रही हो। ये सब कैसे हुआ हम भी नहीं जानते। हम सब इस बात से परेशान हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब किसने किया है। इनफैक्ट रवि को मैंने भेजा था ताकि आप लोगों को मीडिया से प्रोटेक्ट कर सके। और कर लिया प्रोटेक्ट? अभिनव की बात पूरे होते ही आरोही ने उस पर अगला सवाल दाग दिया। उसके पास खड़ी शनाया उसे हाथ पकड़कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मुझे अफसोस है मिसेस शर्मा की हालत हमारी वजह से हुई है, लेकिन यकीन करो आरोही, इन सब के पीछे किसी की साजिश है। कोई ऐसा है जो ये सब कुछ जानता है। अभिनव ने हाथ जोड़ते हुए आरोही से कहा। वो उसे पूरी बात बताना चाहते थे, लेकिन वो इसके आगे कुछ कह पाते उससे पहले उन सबका ध्यान वहां लगी टीवी पर चला गया। उसमें एक न्यूज चैनल चल रहा था जिस पर लाइव डिबेट हो रही थी। तो आपका क्या कहना है अनिल जी? मिसेस शर्मा की हालत का जिम्मेदार वो रिपोर्टर नहीं है? चैनल पर बैठी एंकर ने सवाल पूछते हुए कहा। एक सफेद बालों वाला सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जिसका नाम शायद अनिल था, उसने जवाब देते हुए कहा, देखिए, उस लड़की की माँ की बीमारी पुरानी है। अचानक सुबह अटैक आने पर उस रिपोर्टर का कोई हाथ नहीं है। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की पुष्टि भी करता है कि मिसेस शर्मा नाम की वो महिला पिछले कई सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही है। तो ऐसे में उस रिपोर्टर को ब्लेम करना गलत ही होगा। उस एक्सपर्ट की राय सुनने के बाद एंकर ने टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अनिल जी के अकॉर्डिंग मिसेस शर्मा को पहले से कैंसर है और वो रिपोर्टर निर्दोष है। इस तरह खुलासे के बाद अब सवाल ये भी उठता है कि अगर आशुतोष मित्तल और मिसेस शर्मा की बेटी की शादी ये सच है, तो क्या इतने बड़े बिजनेसमैन ने उनकी बीमारी पर तरस खाकर उनसे शादी करने के लिए हाँ किया होगा? आपका क्या जवाब है? आप हमें एसएमएस करके बता सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज। अभिनव और बाकी सभी लोग